Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the newspaper analysis for 27th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके अंदर जो रिसेंटली वोटिंग हुई है अगेंस्ट रशिया। आपको याद होगा कल मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफली बताया था ना। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे एक्जैक्टली उस वोटिंग के अंदर क्या क्या हुआ है, किस पर्टिकुलर कंट्री ने क्या स्टांस लिया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया ने क्या स्टांस लिया और क्यों लिया है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट कि इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली अपना पहला खुद का सोलर पावर प्लांट बनाने की मतलब ऐलान किया, घोषणा किया है। ठीक है, तो ये कहां पर बन रहा है और कैसे ये हेल्प कर सकता है हमारे इंडियन रेलवेज को, हम इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट कि रिसेंटली कुछ चाइनीज जो रोवर्स वगैरह जो मून के ऊपर प्रेजेंट है, उन्होंने कुछ ग्लास स्फीयर्स फाइंड आउट किए हैं मून के ऊपर। मतलब मून के ऊपर ग्लास के कुछ यहाँ पर स्फीयर्स वगैरह मतलब हमें मिले, ग्लास के कुछ टुकड़े मिले हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली उस चीज का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है और कैसे ग्लास स्फीयर मून के ऊपर पहुंच गया, हम इसके बारे में समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया का जो एफडीए है, जो एफडीआई है यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जो लास्ट 9 महीनों की जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 का, उसका भी जो 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्जैक्टली क्या क्या एफडीआई का हमारे यहाँ पर ट्रेंड रहा है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और कौन से कंट्रीज ने इस एफडीआई के सेक्टर में लास्ट 9 मंथ्स में काफी अच्छा किया है, तो हम इसके बारे में समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट कि इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया है अगेंस्ट रशिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिसेंटली एक वोटिंग हुई थी जिसके ऊपर इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। समझते हैं एक्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में यूएसए और अल्बानिया, ये दो ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक वोटिंग पास किया। मतलब बेसिकली एक टाइप का एक बिल प्रपोज किया है कि हमें रशिया को बहुत सारा उसके ऊपर सैंक्शन लगाने होंगे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये चीज की गई है, बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 3 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज पे वोटिंग करने से मना कर दिया। दे आर इंडिया, दे आर चाइना एंड यूएई। इंडिया, चाइना और यूएई ने ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है। देखिए हम पहले समझते हैं किसने किसने हाँ बोला है। जो 2 मेन मेंबर्स हैं जिन्होंने हाँ बोला है, दे आर यूएसए एंड अल्बानिया। ठीक है, ये 2 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने हाँ बोला है, और ना बोलने वाली सिर्फ एक कंट्री है, दैट इज रशिया। रशिया सिर्फ एकमात्र ऐसी कंट्री है जिन्होंने ना बोला है, बाकी सब ने या तो हाँ बोला है। अब देखिए समझिए, 3 कंट्री ऐसी है जिन्होंने यहाँ पर मतलब मना कर दिया इस चीज को, ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है, तो हमने यहाँ पर मना कर दिया। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जिन्होंने इस चीज के अगेंस्ट ना ही फॉर में सपोर्ट किया, ना ही मतलब अगेंस्ट में सपोर्ट किया। यहाँ तक कि जो यूएन जनरल असेंबली है उसमें भी अराउंड 80 कंट्रीज ऐसी है जो कि रशिया के अगेंस्ट है यहाँ पर। तो पॉइंट ये है कि रशिया ने जो अग्रेशन किया है यहाँ पर यूक्रेन के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट इस वायलेंस को खत्म करने के लिए रशियन मिलिट्री के ऊपर पहली बात तो बोला गया कि जो रशियन मिलिट्री है उसको विड्रॉ करना है, और सेकंड चीज बोला गया कि अगर हो सके तो रशियन मिलिट्री पे अटैक करना है। ठीक है, तो इस चीजों के लिए यहाँ पर एक टाइप का प्रपोजल लॉन्च किया गया था। तो हम समझते हैं एक्जैक्टली इस प्रपोजल के अंदर क्या फाइनली डिसाइड हुआ है। नाउ देखिए टोटल 15 मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो उसमें से 3 मेंबर हमने देख लिए कौन कौन से, इंडिया, चाइना और यूएई। तीनों ने एब्सटेन कर दिया, इन्होंने इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब ना वोटिंग में ना ही हाँ बोला ना ही ना बोला। तो इन तीनों को निकाल दीजिए, बचे 12 मेंबर्स। 12 में से एक तो रशिया खुद हो गया, रशिया ने बोल दिया ना। ठीक है, तो रशिया ने ना बोल दिया, उसके अलावा बचे 11 मेंबर्स। तो 11 मेंबर ने यहाँ पर बोला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये बोला है कि हम रशिया के अगेंस्ट में मतलब वोट करेंगे। तो 11 मेंबर ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है, सिर्फ रशिया ने अपने सपोर्ट में वोट किया और 3 मेंबर्स ने यहाँ पर वोट नहीं किया, मतलब वोटिंग ही नहीं दी है। ठीक है, तो आई होप आपको एक्जैक्टली जो वोटिंग का क्राइटेरिया था वो चीज समझ आ गई। नाउ यूएसए ये बोल रहा है कि ऑल्दो रशिया, देखिए रशिया यहाँ पर वोटिंग नहीं कर रहा है, और आपको पता है कि रशिया जो है वन ऑफ द P5 मेंबर्स है। व्हाट आर P5 जो होते हैं परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ देखिए जो P5 मेंबर्स होते हैं ना, उनके यहाँ पर उनके पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है। दैट पावर इज कॉल्ड एज वीटो। नाउ वीटो का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर बिल को वो कैंसिल कर सकते हैं, किसी को मना कर सकते हैं। तो रिसेंटली रशिया ने इस पर्टिकुलर बिल को वीटो कर दिया है, मतलब इस चीज को प्रपोज होने से बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया था। तो यूएसए ने बोला है कि रशिया जो है, देखिए ऑल्दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो यहाँ पर वीटो कर सकता है, बट रशिया के पास यूएन जनरल असेंबली जो है ना, वहां पर इस चीज का कोई भी पावर नहीं है। तो हम जनरल असेंबली में इस बात को लेकर जाएंगे और वहां पर इस बात को उठाएंगे और हम वहां पर इंश्योर करेंगे कि रशिया के अगेंस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाए। तो आई होप आपको मेन चीज जो थी वो क्लियर हो गई है, एक्जैक्टली क्या क्या हुआ है। अब हम आगे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने पीछे देखा कि यूएस और अल्बानिया ये 2 मेन कंट्रीज थे जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट ये मूव स्टार्ट किया था, मोशन स्टार्ट किया था। तो यूएसए का लोकेशन तो हम सब जानते हैं, लेट्स सी अल्बानिया का लोकेशन एक्जैक्टली कहां पर है। तो देखिए पहले आप ये वाला मैप देखिए, दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। मैप में अगर आप यूरोप देखेंगे, देखिए दिस इज यूके, ठीक है, दिस इज फ्रांस, दिस इज जर्मनी। फ्रांस जर्मनी के नीचे की तरफ आते हैं, दिस इज ग्रीस, ठीक है, सॉरी दिस इज इटली, और दिस इज नीचे वाला ये ग्रीस है। ठीक है, आपको याद होगा ग्रीस। तो ग्रीस के जस्ट ऊपर अगर देखेंगे दिस पर्टिकुलर कंट्री इन रेड, दैट इज कॉल्ड एज अल्बानिया। फिर से इस पर्टिकुलर अल्बानिया को हम थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। तो दिस इज अल्बानिया। देखिए अल्बानिया के पास में अगर ये वाला जो सी देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज एड्रियाटिक सी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एड्रियाटिक सी कहां पर है, यूरोप के पास में प्रेजेंट है। जो ये वाला पार्ट है जो कि ये यू शेप बनाता है ना, यहीं पर एड्रियाटिक सी प्रेजेंट है। और नीचे वाला जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आयनियन सी। ठीक है, देखिए आयनियन सी। ठीक है, तो एड्रियाटिक सी एंड आयनियन सी के पास में प्रेजेंट है ये जो अल्बानिया प्रेजेंट है। नाउ अल्बानिया के नेबर्स कौन कौन से उसको हम समझते हैं। अल्बानिया को जो साउदर्न साइड है वहां से ग्रीस डायरेक्टली टच करता है। इसके अलावा वी हैव मैकेडोनिया, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मैकेडोनिया है वो करता है,
है, उसके अलावा वी हैव कोसोवो एंड वी हैव मॉन्टेनेग्रो। ये 4 ऐसी कंट्री है जो कि अल्बानिया को डायरेक्टली टच करती हैं। इसके अलावा अल्बानिया का कैपिटल क्या है? तिराना। तो ये कैपिटल हो सकता है आपको याद ना भी रखना पड़े, बट ये 4 ये जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज आपको मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग रहना है। बिकॉज इस साल जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उस मामले में बहुत कुछ हुआ है, पिछले 1 साल के अंदर काफी कुछ हुआ है। तो जो काफी कुछ हुआ है ना उसके लिए हमें न्यूज से ज्यादा हमें मैपिंग के बारे में ध्यान रखना होगा, बिकॉज मैपिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आ सकते हैं। तो यू जस्ट बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन दिस पर्टिकुलर मैपिंग, और इस मैपिंग को आपको याद नहीं करना है, बस रिवाइज करना है आपको मल्टीपल टाइम्स और ऑटोमेटिकली आपको ये चीज याद हो जाएगा। अब देखिए, कल जो यूएन सिक्योरिटी के अंदर जो वोटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी ना उसको 2 बार पहले पोस्टपोन करना पड़ गया। रीजन क्या था पोस्टपोन करने का? रीजन ये था बिकॉज यूएसए जो था, यूएसए यूएन चैप्टर 7 को यहाँ पर इन्वोक करना चाह रहा था। नो व्हाट इज यूएन का मतलब, जो यूनाइटेड नेशन का चैप्टर नंबर 7 क्या है? यूएन का चैप्टर 7 है वो ये बोलता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में अटैक करती है और वहां का पीस वायलेट करती है, तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर फोर्स का यूज करेंगे, यानी कि उसे अटैक कर देंगे उसके ऊपर। मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। बट ऑब्वियसली देखिए, अगर अटैक कर देंगे तो अटैक करना तो बहुत ही सिंपल है, बट हम जानते हैं कि अगर ये अटैक हो गया तो ये वॉर जो है वो एस्केलेट हो जाएगा, राइट? ये वॉर इंक्रीज हो जाएगा और ये वॉर हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। नाउ मतलब कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर चीज को वॉर को वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है। तो यूएसए को यहां पर किसी तरीके से समझा बुझा के इस चीज को बोला गया है कि आप इस चीज को ड्रॉप कर दीजिए। पहले तो यूएन का जो चैप्टर 7 है इसको ड्रॉप कीजिए, हम रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज रशिया यहां पर जो नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। रशिया यहां पर वॉर को और ज्यादा एस्केलेट कर देगा। तो पहली बात तो यूएसए बहुत मुश्किल से माना है कि उसने अपना स्टांस को सॉफ्टन किया, और जो चैप्टर 7 यूएन का जो चैप्टर 7 है जो कि वॉर के बारे में बात करता है, बेसिकली यूज ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है, उस चीज को ड्रॉप कर दिया। नाउ देखिए, जब ड्रॉप किया यूएसए ने तो वहां पर उसने एक यहां पर कंडीशन डाली। कंडीशन ये डाली कि चाइना जो है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना अभी तक रशिया को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि रशिया प्लस चाइना दोनों ही यहां पर यूक्रेन के अगेंस्ट थे। द पॉइंट बीइंग, यहां पर चाइना को ये कंडीशन दिया गया कि आपको पहले बात तो इस पर्टिकुलर वोटिंग से एब्सटेन करना होगा। मतलब यूएसए ने बोला है कि हम इस चैप्टर नंबर 7 को, यूएन चैप्टर 7 को यहाँ पर इन्वोक नहीं करेंगे, मतलब वॉर हम नहीं करेंगे या फिर यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे हम रशिया के अगेंस्ट, बट उसके लिए रशिया को यहाँ पर इस चीज से पीछे हटना होगा। तो रशिया ने इस चीज को मान लिया और रशिया ने इस चीज को पीछे हट लिया, बिकॉज पहले जो चाइना था वो रशिया के साथ खड़ा था। मतलब चाइना पहले रशिया को छोड़ नहीं रहा था, बट यूएसए के बोलने के बाद चाइना को रशिया को छोड़ना पड़ गया। ठीक है, सो यहाँ पर रशिया वॉज द ओनली कंट्री जो कि अपने अगेंस्ट वोटिंग कर रहा था, मतलब जो भी उसके अगेंस्ट जो प्रपोजल आया था उसको वोट कर रहा था। बाकी सबके सब कंट्री कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट थे। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया का डिसीजन क्या था। इंडिया ने यहाँ पे डिसीजन लिया है एब्सटेन करने का, मतलब वोटिंग नहीं करने का, ना ही हाँ बोला ना ही ना बोला, और ये सेम डिसीजन इंडिया ने पहले भी पास्ट में लिया हुआ है। नाउ इस पर्टिकुलर डिसीजन से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग द यूएसए वो ज्यादा खुश नहीं है, बिकॉज देखिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया यहाँ पर उनके फेवर में इनको सपोर्ट करेगा और रशिया के अगेंस्ट वोटिंग करेगा, ताकि रशिया इस चीज को जो वॉर है उसको खत्म करे। बट देखिए, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया के पास दोनों ही चीजों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस को भी और रशिया को भी। तो इंडिया ने बोला है कि हम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं कर सकते, ना ही हम रशिया को गलत बोल रहे हैं ना ही हम यूएसए को गलत बोल रहे हैं, हम इसमें वोटिंग ही नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई रशिया को यहां पर क्रिटिसाइज करने से इंडिया ने पूरी तरीके से मना कर दिया। ठीक है, देखिए यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि इंडिया ने इसको सही किया है गलत किया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको यहां पर याद करना है अपना वो वाला स्टेटमेंट। याद है आपको, हमने 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है या फिर जो जियोपॉलिटिकल जो एरेना होता है ना, उसके अंदर देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी। द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज वंस कॉमन इंटरेस्ट, या फिर जो अपना खुद का जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, दैट इज द ओनली थिंग जो कि परमानेंट होता है। इंडिया को रशिया से यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, इंडिया को मतलब रशिया यहाँ पे इंडिया के साथ हमेशा मतलब हमेशा रहता है। तो पॉइंट इज कि इंडिया का यहाँ पर फ्रेंडशिप तो है ही रशिया के साथ साथ, लेकिन साथ में इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट भी है। S-400 मिसाइल और भी बहुत सारी डिफरेंट ऐसी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है जो कि इंडिया रशिया से खरीदता है। तो यहाँ पे मतलब इंडिया जो है रशिया के अगेंस्ट डायरेक्टली जा नहीं सकता है, बिकॉज अगर रशिया ने यहाँ पर पार्टनरशिप तोड़ दी इंडिया के साथ तो इंडिया को काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट रेडी टू यहाँ पर वोट अगेंस्ट रशिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। बट साथ ही साथ आपको समझना है, इंडिया ऑल्दो इसके वोट अगेंस्ट नहीं कर रहा है, बट इसके साथ में भी नहीं खड़ा है। ठीक है, इंडिया इज ट्राइंग टू शो एक टफ पोजीशन कि हम यहाँ पर साथ में खड़े नहीं है। हमारा जो लैंग्वेज यानी कि जो इंडिया का जो बेसिकली लैंग्वेज है वो लगातार टफ हो रहा है, मतलब रशिया के अगेंस्ट लगातार रशिया को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप प्लीज इस पर्टिकुलर वॉर को एस्केलेट करने से रोकिए, इसको डी एस्केलेट कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया बिल्कुल साइड में बैठा हुआ है, दिस इज नॉट ट्रू। इंडिया कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड रखे कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया का ये कहना है कि हम यहाँ पर दोनों ही साइड में से किसी का भी साइड नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हम दोनों ही पार्टी से फिर से बातचीत करना चाहते हैं। हम रशिया यूक्रेन को दोनों से बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके नेगोशिएटिंग टेबल तक लेके आना चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएटिंग टेबल? सिंपल वर्ड्स में डिप्लोमेटिक चैनल्स को फिर से ऊपर करना चाहते हैं, वॉर को खत्म करो और बातचीत से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये चीज इंडिया का स्टांस है, इंडिया इस चीज को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया ने ये बोला है कि हम चाहते हैं कि दोनों ही कंट्री को यहाँ पर रीच आउट करें, दोनों ही कंट्री को जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और किसी तरीके से जो भी ये वॉर वगैरह का सिचुएशन एस्केलेट हो गया उसको यहाँ पर बंद किया जाए।
नाउ देखिए, जब ये पर्टिकुलर प्रपोजल, जब ये पर्टिकुलर जो इशू को प्रपोज किया गया था बाय यूएस एंड अल्बानिया, तो उससे पहले यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया था। यूएस ने बोला था कि कोई भी ऐसा मेंबर, कोई भी ऐसा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो कि यहाँ पर या तो नो वोट करेगा या फिर वोटिंग से एब्सटेन करेगा, उसको हम उसकी मतलब उसके अगेंस्ट हम कुछ स्पेशल डिसीजंस लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इसके अगेंस्ट वोटिंग किया, मतलब एब्सटेन किया है। वन इज इंडिया, वन इज चाइना एंड वन इज यूएई। लेट्स से कि जो यूएसए क्या मतलब डिसीजंस लेता है, फिर क्या भी क्या करता है वो हम देखते हैं। बट फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि 3 कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर मना किया और एक रशिया हो गया। रशिया ने ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में प्रपोजल प्रोवाइड किया। नाउ इसके अलावा देखिए, जो इंडिया के जो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इंडिया के, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला दैट दिस इज अ मैटर ऑफ वेरी रिग्रेट कि हमें जो हमारा डिप्लोमेसी का पाथ था उसे हमें छोड़ना पड़ गया और हमें वॉर सिचुएशन तक पहुंचना पड़ गया। मतलब रशिया और यूक्रेन का जो इशू था वो डिप्लोमेटिक चीजों से सॉल्व हो सकता था, बट रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर एस्केलेट हो गया। उससे कहीं ना कहीं जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो नेगोशिएशन के बीच में दिक्कत हुई है। अगर नेगोशिएशन सही से हो गया होता तो शायद रशिया की और यूक्रेन दोनों की डिमांड फुलफिल हो गई होती और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना ने ऑल्सो यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया है। बोला कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व अगर करना है तो हम सिर्फ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, हम इस वॉर को एस्केलेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली चाइना ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया एंड दिस स्टेटमेंट इज काफी इंपॉर्टेंट। इसको हम किसी भी मेन्स वगैरह के आंसर में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगले साल के मेन्स के अंदर, मतलब इस साल के मेन्स के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑन रशिया यूक्रेन फॉर श्योर। 110% क्वेश्चन आने वाला है, बी इट पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन में आएगा या फिर जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा, बट देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन विल बी विद रिगार्ड टू इंडिया कि एक्जेक्टली इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। नाउ ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस में यू शुड हैव सम स्टेटमेंट्स जो कि रेडीमेड होंगे, जो कि आप डायरेक्टली जाकर आंसर के अंदर लिखने वाले हैं एंड दो स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू मतलब एनरिच द वैल्यू ऑफ योर आंसर। उनमें से एक स्टेटमेंट ये हो सकता है, देखिए, यू शुड राइट कि यूक्रेन जो है इट शुड बिकम अ ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। ईस्ट मतलब ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, जो यहाँ पर रशिया वगैरह है, और वेस्टर्न कंट्रीज मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, यूएसए वगैरह। सो यूक्रेन जो है एक ब्रिज की तरह काम करना चाहिए। इट शुड नॉट बी आउटपोस्ट फॉर कन्फ्रंटेशन, मतलब ऐसा ना हो कि दोनों आपस में इस पर्टिकुलर चीज के लिए फाइट कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, बट यूक्रेन एक तरफ से ब्रिज की तरह काम करना चाहिए जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ दे। बट यहाँ पर जोड़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वो मतलब वो अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप डायरेक्टली किसी भी आंसर के एंडिंग में लिख सकते हैं, वो आपके आंसर को बहुत ज्यादा एनरिच कर देगा। नाउ फाइनली जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो हमने मीटिंग मतलब इस साल की थी, मतलब जो रिसेंटली मीटिंग हमने की थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उसको हमने फुलफिल नहीं कर पाए। इट हैज नॉट बीन अचीव, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब ये हमने जो भी इशू था उसको समझ लिया, अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एग्जैक्टली है क्या। देखिए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है वो 1942 में स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड इट गोज ऑन टू अराउंड 1945 और 1944 तक। 1945 में फाइनली जो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर था पूरी तरीके से फिनिश हो गया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद देयर वाज अ वेरी अर्जेंट नीड कि कभी वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए देयर वाज अ बॉडी फॉर्म्ड दैट वाज कॉल्ड एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब यूनाइटेड नेशन नाम की एक बॉडी बनती है, इसके अंदर टोटल 6 डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें से एक ऑर्गन जो था दैट वाज कॉल्ड एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसको 1945 में बनाया जाता है। इसके मेन 3 काम होते हैं। पहला काम होता है कि हर एक कंट्री के अंदर पीस कीपिंग ऑपरेशंस रखने होते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ताकि हर एक कंट्री के अंदर जो भी ऐसी कंट्री है जहां पर डिस्प्यूट्स वगैरह काफी बढ़ गए हैं, वहां पर पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। सेकंड चीज, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट अगर कोई इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए गए हैं तो उसको किस तरीके से लगाना है, क्या क्या सैंक्शंस लगेंगे और किस तरीके से उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा, इन सब चीजों के ऊपर भी यहाँ पर बात की जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एंड थर्ड, कि कोई भी जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन वगैरह है, जो भी बिल वगैरह पास होता है, उसको कैसे ऑथराइज करना है, मतलब किस तरीके से उस चीज को इन्फोर्स करना है। अगर कहीं पर कोई मिलिट्री एक्शन वगैरह करना है किसी कंट्री के अगेंस्ट, आपको याद है यूएन का चैप्टर 7 जो है वो बात करता है मिलिट्री एक्शन के बारे में। तो ये सब जो चीजें जो है वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही आती है। नाउ दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एकमात्र ऐसी यूएन की बॉडी है। तो देखिए, टोटल यूएन की टोटल 6 बॉडीज है, उनमें से एक ही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दिस इज द ओनली बॉडी जो कि एक्चुअली बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास कर सकती है। बाइंडिंग मतलब क्या है, जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो भी रेजोल्यूशंस पास करेगी दैट विल बी अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन फॉर एवरी मेंबर कंट्री, मतलब हर एक मेंबर कंट्री को उस चीज मानना ही मानना होगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और यूएन के जितने भी यहाँ पर रूल्स वगैरह हैं, जो भी कन्वेंशंस वगैरह हैं, दे हैव बीन रिटन इन अ बुक कॉल्ड एज यूएन चार्टर। सिंपल वर्ड्स में तो यूएन चार्टर क्या है, एक टाइप का बुक है जिसके अंदर यूएन का क्या क्या रोल होने वाला है, इंटरनेशनल कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड मतलब डिफरेंट मैटर्स में क्या क्या रोल होगा, हर एक चीज हैज बीन मेंशन्ड इन यूएन चार्टर। इसी चीज को ध्यान में रखकर के यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के डिफरेंट स्टेप्स वगैरह लिए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेन एम ये भी होता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है तो डिस्प्यूट को कैसे पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज के बारे में भी बातचीत की जाती है कि उसका क्या प्रोसीजर वगैरह होना चाहिए। सेकंड चीज, अगर किसी एक कंट्री ने अगर किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट कोई पीस को वायलेट किया है, मतलब अगर उस पर अटैक किया है, तो किस तरीके से उसे हम यहाँ पे कंप्लीटली या फिर पार्शियली इंटरप्ट कर सकते हैं, उनके इकोनॉमिक रिलेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, सी एयर पोस्टल कम्युनिकेशन वगैरह इनको कैसे रोक सकते हैं। द पॉइंट इज, किस तरीके से उस पर्टिकुलर कंट्री को हम एक पराया स्टेट बना सकते हैं। रिमेंबर, पराया स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पराया स्टेट? पराया स्टेट का मतलब
है किसी स्टेट को आइसोलेट कर देना, ठीक है। तो उस आइसोलेट कैसे करना है, क्या क्या मेजर्स लेना है, ये हर एक चीज जो है यहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वही मतलब स्टेप्स लेती है। नेक्स्ट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, टोटल होते हैं 15, जिसमें से 5 होते हैं वो होते हैं परमानेंट और 10 जो होते हैं दे आर नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट होते हैं, यू मस्ट रिमेंबर, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, दीज आर 5 जो कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और इनके बारे में आपको मैंने एक चीज बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वीटो पावर। इनके पास वीटो है कि वो किसी चीज को भी नो बोल सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि वीटो का सीधा सा मतलब होता है नो, कि जहां जिसके पास वीटो पावर होती है दैट कैन डायरेक्टली से नो टू एनी, मतलब किसी भी बिल को, किसी भी इशू को डायरेक्टली नो बोल सकता है और वो बिल फिर आगे पास नहीं हो सकता है। सिमिलरली जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, देखिए परमानेंट तो हम समझ गए, परमानेंट का मतलब क्या है, इनके टर्म कभी खत्म नहीं हुआ, बट जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके हर एक मेंबर को 2-2 साल के लिए यहाँ पर चूज किया जाता है, ठीक है। और ये चूज किया जाता है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स दे आर चूजन इन यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली चूज करके भेजता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ऑलराइट, अब देखो कुछ मेंबर्स के बारे में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। अब टोटल जो 10 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉन मतलब परमानेंट होते हैं, उनमें से 5 मेंबर्स होते हैं हर साल चूज किए जाते हैं, मतलब 5 मेंबर यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, फिर न्यू 5 मेंबर्स आएंगे, फिर जो नेक्स्ट जो 5 मेंबर बचे हुए थे वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, इस तरीके से मूव ऑन करता रहता है। नाउ जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, हर एक वर्ल्ड के हर एक पार्ट से यहाँ पर मेंबर्स को बुलाया जाता है। नाउ एज वी नो कि टोटल 5 कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि परमानेंट है, ठीक है, हमने वो देख लिया। उसके अलावा एशिया से हमेशा 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हमेशा। ऑलराइट, अफ्रीका से हमेशा 3 मेंबर्स होते हैं, देन वी हैव लैटिन अमेरिका, वहां से 2 मेंबर्स होते हैं, यूरोप से 1 मेंबर होता है एंड वेस्टर्न यूरोप से 2 मेंबर्स होते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वंस अगेन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एशिया से 2 मेंबर्स होते हैं, अफ्रीका जो कि लार्जेस्ट वन ऑफ द मतलब वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट है, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन वाला पार्ट है उस एरिया से 2 मेंबर्स को यहाँ पर मतलब डिसाइड किया गया है। जो ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है, जो रशिया वाला पार्ट है, उस मतलब पार्ट से 1 मेंबर्स मतलब आ सकते हैं, और जो वेस्टर्न यूरोप और जो बाकी कंट्री जो बच गए वहां से 2 मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेकअप है और दिस पर्टिकुलर ब्रेकअप शुड बी वेरी वेरी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एशिया वाला पार्ट है आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल 2 मेंबर्स हो सकते हैं। ऑलराइट, इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया को लास्ट टाइम जून 2020 के अंदर एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था, जहां पर टोटल यूएन जनरल असेंबली के अंदर टोटल 193 वोट्स दिए गए थे, उसमें से 184 वोट्स इंडिया के फेवर में आए थे, मतलब इंडिया को काफी ज्यादा यूनानिमसली का अच्छे से इसको सेलेक्ट किया गया था कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट मेंबर, ठीक। इसके अलावा एशिया पैसिफिक जो पार्ट है जहां से टोटल नॉर्मली 2 मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स है ना, बट इस राइट नाउ इंडिया सिर्फ इंडिया इज द ओनली मेंबर, मतलब इंडिया सिर्फ एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है जो कि एशिया पैसिफिक से। तो राइट नाउ एशिया पैसिफिक की एक सीट जो है खाली पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये इंडिया 8वीं बार यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन रहा है। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स इज, क्या इंडिया यहाँ पर पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, या फिर दे कैन बी स्टेटमेंट कि इंडिया हैज नॉट बीन अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टिल नाउ, बट दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज हमें पता है कि दिस इज द 8th टाइम दैट इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। पहली बार 1950-51 यानी कि जो फर्स्ट जो हम रिपब्लिक बने थे उस टाइम हमें एक मेंबर की तरह सेलेक्ट किया गया था, देन 67, 72, 77, 84, 91 और 2011 में भी लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद फाइनली हम 2021-22 वाला पार्ट है वहां पर हम फिर से यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। अब यहाँ पर एक यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने देखा कि इंडिया जो है टोटल 8 बार यहाँ पर बना हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। तो क्वेश्चन इज, क्या इंडिया यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बना हुआ है? नो, वी हैव जापान आज तक 11 बार ऑलरेडी बन चुका है, ब्राजील 10 बार बन चुका है, अर्जेंटीना 9 बार बन चुका है, एंड देन कम्स इंडिया यानी कि 8 बार बन गया है। तो पॉइंट इज कि इंडिया इज नॉट ऐसा कंट्री जो कि सबसे ज्यादा बार बना हुआ है। जापान इज द कंट्री जिसको सबसे ज्यादा बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर को मतलब की तरह एक रोल प्ले करने का यहाँ पर मौका मिला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें प्रॉपर्ली क्लियर है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे जो है उसने अपना पहला सोलर पावर प्लांट बनवा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पर्टिकुलर इमेज। नाउ देखिए, ये रेलवे स्टेशन आपने अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर गए होंगे तो आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर के पार्ट में देखा होगा ब्लू कलर का छत होता है। तो दिस पर्टिकुलर जो ब्लू कलर का छत है, उस ब्लू कलर के छत के ऊपर देख रहे हैं आप सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, ठीक है। सो ये सोलर पैनल्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि इस पर्टिकुलर पैनल को यूज करके जितने भी ट्रेन वगैरह होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड की जा सके। ऑलराइट, समझते हैं एक्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहां चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि सोलर पावर प्लांट कहां बनाया गया। नाउ देयर इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश कॉल्ड एज बीना। बीना के अंदर भेल की एक कंपनी है। भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि बीना मध्य प्रदेश के अंदर रहती है। उसी मतलब बीना के अंदर बेसिकली ये पर्टिकुलर पावर प्लांट जो है रेलवेज ने अपना बनाया है। तो दिस पावर प्लांट जो रेलवे का जो सोलर प्लांट बनाया है उसका जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 1.7 मेगावाट्स। इतना इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है पर डे, ठीक है। अब देखिए, जो इंडियन रेलवेज होता है उसका अपना एक ट्रैक्शन सिस्टम होता है। जो ट्रैक्शन सिस्टम बेसिकली एक टाइप का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसको यूज करके जो ट्रेन वगैरह होती है वो फॉसिल फ्यूल से चेंज होकर मतलब अब वो ट्रैक्शन सिस्टम पे चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। देखिए, इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखिए। पहले क्या होता था, जब भी हमें ट्रेन चलानी होती थी तो ट्रेन के अंदर एक टाइप की देयर वाज अ प्लेस जिसके अंदर हम कोल डालते थे, ठीक है। कोल डालते थे और कोल के कारण यहाँ पे एनर्जी मिलती थी ट्रेन को, उसके कारण ट्रेन चलती थी। बट देन वी शिफ्टेड फ्रॉम कोल टू इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखिए ऐसे लाइन्स देखे होंगे ट्रेन मतलब
ये जो जितने भी ट्रेन वगैरह होते हैं, जो ट्रेन चलती हैं, दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ, ठीक है। मतलब कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो कि डीजल पे चलती है, कुछ ट्रेन ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो डीजल वालों को भूल जाइए। अब वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नाउ देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रहा है आपको, इसी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन में हम उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, उसके कारण जो हमारा ट्रेन है उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, एक टाइप का पावर मिलता है, उसके कारण ट्रेन आगे मूव कर पाती है, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीजें। नाउ देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सोचिए, अगर हम यहाँ से कोल हटा करके अगर हम यहाँ पर कोल यूज करना स्टार्ट कर दें और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो कोई फायदा तो होगा नहीं, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसको हमने सोचा कि अब सोलर प्लांट से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। अब आपको ट्रैक्शन सिस्टम समझ आएगा एक्जेक्टली ट्रैक्शन सिस्टम क्या है, जहां पर देखिए इस टाइप का जो भी सिस्टम होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ट्रेन चलती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। अब डिसाइड ये किया गया है कि जो इंडियन रेलवेज अपना खुद का सोलर पावर प्लांट जो बनाएगा, उसके थ्रू, मतलब इस प्लांट के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होगी, दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बी डायरेक्टली फेड टू द ट्रैक्शन सिस्टम, यहीं पर डायरेक्टली सेंड की जाएगी और उसकी हेल्प से डायरेक्टली जो इंडियन रेलवेज है वो अपने ट्रेन वगैरह को ऑपरेट कर सकती है। नाउ ये क्यों किया गया, अभी तक इंडियन रेलवे जो था वो बाकी डिफरेंट कंपनीज वगैरह पे डायरेक्टली डिपेंडेंट था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट राइट नाउ इंडियन रेलवे डिसाइडेड कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को खुद बनाएंगे, हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इसलिए उन्होंने जो भी रेलवे स्टेशन वगैरह है उसको सोलराइज करना स्टार्ट किया। नाउ याद है आपको सोलराइज कैसे की जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। जितने भी रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर क्या किया गया है, बहुत सारे सोलर पैनल्स वगैरह लगा दिए गए हैं। नाउ यू कैन सी कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सोलर पैनल्स ऑन अ सिंगल रेलवे स्टेशन। उसके कारण क्या होता है, देयर आर मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है और उसके बाद जो भी ट्रैक्शन सिस्टम वगैरह है उसके अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके थ्रू रेलवेज को वहां पर ऑपरेट किया जा रहा है। ये हमारा मेन एम है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, इंडियन रेलवेज ने ये पहले बार ऐसा कोई भी स्टेप लिया है जहां पर जो हमारा रेलवे का जो खुद का सोलर नेटवर्क है उसको यूज करके ट्रैक्शन पावर को मतलब बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब ट्रेन को चलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ट्रेन को जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए होती थी वो बाकी किसी कंपनी से खरीद करके काम करती थी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर काम किया जा रहा है अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी को बना करके। नाउ जो बीना जो एमपी के अंदर प्लेस है वहां पर टोटल 10 एकड़ का एक ऐसा मतलब लैंड लिया गया है जहां पर अपना खुद का एक अलग से सोलर प्लांट बनाने की कोशिश की जा रहे हैं, जहां पर टोटल मोर देन 5000 सोलर मॉड्यूल्स वगैरह लगाए जाएंगे। व्हाट इज सोलर मॉड्यूल्स, इस तरह के जो सोलर प्लांट्स आपने सुने होंगे ना उसे एक टाइप का मॉड्यूल्स कहते हैं। तो वो जो मॉड्यूल्स होते हैं ना ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 6000 के आसपास में मॉड्यूल्स लगाए जाएंगे। और जस्ट रिमेंबर कि जस्ट बिकॉज देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट कर रहा है, इट इज बीइंग जनरेटेड बाय इंडियन रेलवेज देमसेल्फ। तो ऑब्वियसली अगर रेलवेज खुद ही जनरेट कर रहा है तो वो रेलवेज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली बात है बिकॉज खुद की कंपनी है तो खुद ही को प्रोवाइड करेगा। नाउ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर साल यहां से अराउंड 8 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इस बीना प्लेस नाम से, ठीक है। बीना जो एमपी के अंदर प्रेजेंट है और उसको सेंड किया जाएगा जो हमारा इंडियन रेलवे है उसके लिए। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, इसको सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए ही यूज किया जाएगा। नाउ देखिए, अभी तक हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे थे दैट वाज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल वगैरह हो गए। कोल को करते थे तो बहुत सारा CO2 वगैरह रिलीज होता था, एमिट होता था। नाउ जब हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से हट करके हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज हम जो कर रहे हैं वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2000 टन्स पर ईयर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता था बिकॉज ऑफ ये कोल के कारण, फॉसिल फ्यूल के कारण, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, वो यहाँ पर रिड्यूस होना बंद हो जाएगा। Now, अगर आप ध्यान सोचेंगे तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं नेट का जो नेट जीरो है हमारा उसको अचीव करने के लिए। हमने 2017 का जो टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है उसको अचीव करने के लिए हम आज से स्टेप लेना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब बजट आया था 17-18 का, 2017-2018 का जो बजट आया था उसके अंदर ये बोला गया था कि सोलर पावर को यूज किया जाएगा टू यूज मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए मोर देन 7000 रेलवे स्टेशन। इंडिया के अंदर अराउंड 10,000 रेलवे स्टेशन है, उसमें से अराउंड 7000 रेलवे स्टेशन के अंदर जो सोलर पावर पैनल्स हैं उसको लगाने की बात की जा रही है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद से बना सके। सिमिलरली अराउंड इस 7,000 में से 2,000 ऐसे रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होगा दैट विल बी वेरी लार्ज, यानी कि मोर देन 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का मतलब बनाया जाएगा। मतलब काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक रेलवे स्टेशन के अंदर प्रोड्यूस होगी ताकि जितना भी फॉसिल फ्यूल वगैरह है उसका यूसेज पूरी तरीके से बंद हो जाए और जो भी यहाँ पर नेट जीरो कार्बन एमिशन हम करना चाहते हैं, मतलब नेट जीरो जो हम अचीव करना चाहते हैं 2070 तक, हम उसको जल्दी जल्दी अचीव करना स्टार्ट कर दें। ये हो गई बेसिक चीज। नाउ इसके लिए इंडियन रेलवे ने यहाँ पर कुछ अपने खुद के अलग प्लान्स बनाए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि 2030 होते तक हम 20 गीगावाट तक का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक चीज होगी। अब हम भेल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं बिकॉज भेल इज द वन जो कि इस पर्टिकुलर सोलर पावर प्लांट को एक्चुअली बना रहा है। भेल का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दैट इज प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। सेकंड चीज, दिस इज गवर्नमेंट ओन्ड। इसका मतलब क्या है, ये नेशनलाइज्ड है, मतलब ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसको जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उसको मैन्युफैक्चर भी करता है और उसको इंजीनियरिंग भी करता है, मतलब डिजाइन बनाता है और उसको बनाता भी है। दोनों चीजें का काम जो है वो डायरेक्टली भेल करता है। सेकंड
सेकेंड चीज, भेल किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नाउ प्लीज डोंट कंफ्यूज कि जो भेल है, ऑल्दो इट इज वर्किंग फॉर द इंडियन रेलवेज, बट इट इज नॉट एक्चुअली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भेल जो है इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है। 1956 में इसको बनाया गया था और तब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला कंपनी है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। फाइनली लास्ट न्यूज ये है कि अभी का जो चेयरमैन है, ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट कैन बी आस्क्ड इन सब कोई स्टेट पीसीएस वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो उसके अंदर पूछा सकता है दैट देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज नालन सिंघल, ही इज राइट नाउ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भेल। ठीक है, तो ये पूछा सकता है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया सेकंड न्यूज। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां बात करने वाले हैं द ग्लास स्फीयर्स दैट हैव बीन फाउंड ऑन मून, यानी कि मून के ऊपर कुछ शीशे के टुकड़े मिले हैं। शीशे मतलब ग्लास के टुकड़े मिले हैं। नाउ सी दिस पर्टिकुलर इमेज, देख सकते हैं आप, देखिए दिस इज अ ज़ूम्ड इन इमेज। आप देख रहे हैं ग्लास के कुछ स्फेरिकल क्रिस्टल्स मिले हैं, मतलब गोल शेप में मिले हैं ग्लास, और वो मून के ऊपर काफी ज्यादा मिले हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना का अपना, आपको याद होगा चाइना का कुछ दिनों पहले एक मिशन गया था जिसका नाम था चांगे 4 मिशन। ठीक है, चांगे 4 मिशन गया था, उसके अंदर अपना एक खुद का रोवर था। रोवर क्या होता है? रोवर वो चीज होता है जो कि मून के ऊपर सिंपली ट्रैवल कर सकता है, एक गाड़ी टाइप होती है ना। इस इमेज को देखिए, ये देख रहे हैं, दिस इज द रोवर। ठीक है, एक टाइप का रोवर है। सो मिशन जो होता है, मिशन के अंदर सैटेलाइट वगैरह सब प्रेजेंट होती है, और सैटेलाइट के अंदर जो रोवर होता है वो जाता है मून के ऊपर बैठ जाता है, और वो फिर सिंपली मूव ऑन करता रहता है, मूव करता रहता है और इमेज वगैरह लेता रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ रोवर। अब जो रोवर है उसका नाम है U2-2। ठीक है, रिमेंबर। तो U2 क्या है? U2 एक टाइप का चाइनीज मून का मतलब चाइनीज रोवर है जो कि मून के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली एक्टिव है। ठीक है, प्रेजेंटली एक्टिव है। नाउ इसने रिसेंटली मून के फार साइड जो यानी कि जो साउथ साइड है वहां पर कुछ ग्लास के स्फीयर्स वगैरह पाए हैं। नाउ समझते हैं इस चीज को एक्जैक्टली क्या है। जितने भी ग्लास वगैरह, देखिए ग्लास मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है मून के ऊपर, अब पहले भी मून पे के ऊपर काफी सारे ग्लास मिल चुके हैं, बट द पॉइंट इज जो रिसेंटली ग्लास हमें मिला है उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी जियोमेट्री है, जो उसका लोकल कॉन्टेक्स्ट है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर पेक्यूलियर है, काफी ज्यादा मतलब अलग है। और ये इतनी अलग है कि कहीं ना कहीं से एंथोसाइटिक नाम का जो ग्लास होता है ना, उस टाइप के माना जा रहा है। तो द क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर एनर्थोसाइटिक ग्लासेस? देखिए एनर्थोसाइटिक ग्लासेस को समझिए। जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्लासेस वगैरह पाए जाते हैं। उनमें से एक ग्लास होता है जो कि इग्नियस रॉक्स का पार्ट होता है, मतलब इग्नियस रॉक्स जो होते हैं उसके अंदर भी कुछ ग्लासेस पाई जाती हैं। दोस ग्लासेस आर एक्चुअली कॉल्ड एज एनर्थोसाइटिक ग्लासेस। फिर समझिए, एनर्थोसाइटिक ग्लासेस अर्थ के ऊपर भी प्रेजेंट है, इग्नियस रॉक के पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब माना जाता है कि ये रॉक्स जो है मतलब कुछ ऐसे ग्लासेस हैं जो कि मून के ऊपर भी मतलब मिलती है। ठीक है, तो एनर्थोसाइटिक ग्लासेस ऐसे होती हैं जो कि हमारे अर्थ के फॉर्मेशन को डायरेक्टली शो करती है, बिकॉज ये इग्नियस रॉक है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली मैग्मा के अंदर से निकलती है, मतलब हमारे अर्थ के नीचे वाले पार्ट से निकलती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अर्थ के इनिशियल पार्ट्स को शो करती है कि हमारा अर्थ का जो इनिशियल फॉर्मेशन था वो किस टाइप के रॉक्स हुआ करते थे, वो शो करता है कि एनर्थोसाइटिक ग्लासेस किस टाइप की होती है। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली जो हमें एक टाइप का भी जो रिसेंट जो हमें ग्लास मिला है दैट इज ट्रांसलूसेंट एंड दैट इज माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा छोटा है, और ये मून के ऊपर काफी ज्यादा मतलब फैला हुआ है, काफी ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में ये चीजें पाई जा रही हैं, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर मिली है। ऑलराइट, समझते हैं इस चीज को। नाउ ये एक टाइप का प्रॉमिस प्रोवाइड करता है, मतलब एक टाइप काफी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो हमारे मून का इंपैक्ट हिस्ट्री क्या है। इंपैक्ट हिस्ट्री का मतलब है किस तरीके से कौन कौन से प्लैनेट से, डिफरेंट प्लैनेट से मून हमारा टकराया हुआ है, क्या सच में हमारा मून जो है वो अर्थ का पार्ट है। इन सब चीजों को हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम ग्लास को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं। नाउ जो U2 को जिसके बारे में बात करें, U2 टाइप का रोवर है। नाउ U2 का जो चाइनीज का मतलब है, दैट इसका मतलब होता है जेड रैबिट। जस्ट रिमेंबर, जेड रैबिट जो है मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टली नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बट जस्ट कीप इन माइंड कि U2 जो है, जो कि ग्लास जो कि एक्चुअली चाइना का रोवर है, उसका चाइनीज के अंदर जो मीनिंग है दैट इज कॉल्ड एज जेड रैबिट। ठीक है, अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या ये चीज अलग थी। देखिए, क्या ग्लास का मून के ऊपर मिलना क्या कोई बड़ी चीज है? नो, इट इज नॉट अ बिग थिंग। ग्लास मून के ऊपर मिलते रहते हैं। नाउ ग्लास फॉर्म कैसे होता है वो समझते हैं। ग्लास फॉर्म होता है जब कोई भी सिलिकेट मटेरियल्स, सिलिकेट मतलब क्या? सिंपल वर्ड में सैंड। ठीक है, सैंड के अंदर सिलिका होता है। तो अगर आप किसी सैंड, ऐसा सैंड जो कि सिलिका के मतलब जिसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है, उसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, दैट कैन डायरेक्टली फॉर्म ग्लास। मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूं कि अर्थ के ऊपर ग्लासेस कैसे बनते हैं, मतलब अर्थ यानी कि सिंपल हमारे वर्ल्ड के अंदर ग्लास कैसे बनता है। तो देखिए, वी हैव सैंड, सैंड के अंदर हम यहाँ पे लाइम और सोडा को ऐड करते हैं, देन वी ऐड इट टू द फर्नेस। फर्नेस का मतलब है बहुत ही हाई टेम्परेचर के अंदर हम इसको हीट करते हैं। जब हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो सब कुछ पिघल जाता है एंड इट टेक्स अ फॉर्म, दैट फॉर्म इज ऑफ ग्लास। सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसका। सैंड, लाइम और सोडा को साथ में हीट करना है काफी हाई टेम्परेचर के ऊपर, और उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करते रहना। ऑब्वियसली एक प्रॉपर गैस होना चाहिए, एक प्रॉपर हीट होना चाहिए। जब वो हो जाता है तो टाइप से क्या होता है, मतलब मॉल्टन मेटल का एक टाइप का शेप ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसको आप जिस पर्टिकुलर शेप में भी चाहे उस शेप में आपको दे सकते हो। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेशन, ग्लास कैसे फॉर्म होता है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ सिलिका, सिलिका प्रेजेंट होना चाहिए, और सेकंड चीज देयर शुड बी अ लॉट ऑफ हीट। अगर ये दो चीजें प्रेजेंट हो तो आप ग्लास को फॉर्म कर सकते हैं। तो समझते हैं क्या ये सिलिका और ये हीट क्या मून के ऊपर प्रेजेंट है?
देखिए सिलिकेट मटेरियल जो है वो मून के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वहां पर सैंड जो है वो हर जगह सैंड ही सैंड है, तो बेसिकली सिलिका वहां पर काफी ज्यादा प्रेजेंट है। सेकंड चीज क्या, वहां पे हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर बहुत प्रेजेंट है। आप जानते हो कि मून के ऊपर वोल्केनिज्म बहुत ज्यादा होता है, वोल्केनोस होता है, तो वोल्केनो होता है इसका मतलब क्या है, बहुत सारा जो गर्म अंदर का लावा है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकल के जब बाहर आता है दैट थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज वोल्केनिज्म, और उसी कारण एक हाई अमाउंट ऑफ हीट मतलब मिलता है, उसी कारण सिलिका जो है वोल्केनिज्म से मिलता है और वहां पे ग्लास फॉर्म करता है। सिमिलरली जैसे मून है हमारा, मून अगर किसी मेटेराइट से अगर टकराया होगा हमारे पास्ट के अंदर, तो क्या होगा, जब मेटेराइट से टकराएगा तो ऑब्वियसली देखो आप अगर किसी भी दो चीज को टकराओगे ना तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। जस्ट सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जस्ट कीप योर पाम्स टुगेदर, अपने हाथों के दोनों हाथ को सामने लाइए और उसको रगड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रब देम। जब आप उसे रब करेंगे तो बेसिकली आप ये पाएंगे कि वो चीज ना वार्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे वो गर्म हो जाती है। क्यों होती है, बिकॉज व्हेनेवर टू थिंग्स कोलाइड दे एक्चुअली प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ हीट, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण जब मून जो हमारा है, मून जब किसी मेटेराइट से टकराया था तो उसके कारण भी बहुत ही इंटेंस हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, और ये हीट भी यहाँ पर सिलिका से मिलकर के ग्लास फॉर्म करती है। सो दिस इज द मेन रीजन कि मून के ऊपर एक्जैक्टली ग्लासेस प्रेजेंट क्यों है, बिकॉज वहां पे सिलिका और जो हीट है दोनों ही चीजें काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये आप समझ गए कि एक्जैक्टली ग्लास का मून पे मिलना दैट इज नॉट अ बिग थिंग। ऑलराइट, फाइनली हम समझते हैं कि यूतू क्या है। देखिए यूतू हम जैसा देखा एक टाइप का रोवर है, जो कि चाइना का जो चांगे 4 मिशन जो गया था कुछ दिनों पहले, उसके अंदर जो रोवर प्रेजेंट था दैट वाज कॉल्ड एज यूतू। तो यूतू जो है देखो इसको लॉन्च किसने किया, दैट वाज लॉन्च बाय चाइना का जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, उसने इसको लॉन्च किया सीएनएस से। 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, 2019 के अंदर इट बिकेम द फर्स्ट ऐसा रोवर बन गया जो कि मून के साउथ साइड के ऊपर यानी कि फार साइड के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, मतलब बहुत ही अच्छे से उसने लैंड कर दिया। सेकंड चीज, इट इज मतलब एक उसने रिकॉर्ड बनाया यूतू ने, ये है कि ये सबसे मोस्ट लॉन्ग लिव्ड लूनर रोवर है, मतलब मून के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के रोवर वगैरह मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बट उसमें सबसे लंबा टिकने वाला रोवर जो है यूतू बन चुका है। थर्ड चीज, मून के साउथ साइड में यानी कि फार साइड में जाने वाला दिस हैज बिकम द फर्स्ट लूनर रोवर। फोर्थ चीज, यूतू जो रोवर है वो राइट नाउ एक क्रेटर के अंदर प्रेजेंट है। क्रेटर का सीधा सा मतलब गड्ढा, ठीक है। तो मून के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, उस गड्ढों में से एक जो गड्ढा है दैट इज कॉल्ड एज वॉन कर्मन क्रेटर, ठीक है। तो वॉन कर्मन क्रेटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉन कर्मन क्रेटर जो है वहीं पर ये पर्टिकुलर जो चीज है, चीज मूव कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वॉन कर्मन क्रेटर कहां पर प्रेजेंट है। तो देखिए दिस इज अ वेरी हाई रेजोल्यूशन पिक ऑफ मून, हमारे चंद्रमा की पिक है ना। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे देयर आर मिलियंस ऑफ यहाँ पर क्रेटर्स, देखिए दिस इज क्रेटर, दिस इज क्रेटर, दिस इज क्रेटर, बहुत सारे ऐसे मिलियंस क्रेटर्स हैं। तो उनमें से एक पर्टिकुलर क्रेटर जो है दैट इज कॉल्ड एज वॉन कॉमन क्रेटर। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑब्वियसली कि वॉन कॉमन क्रेटर कहां पर है। ये आपको बस आपको जो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि वॉन कॉमन क्रेटर के ऊपर राइट नाउ चाइना है। सेकंड चीज, ये मून के साउथर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, मतलब साउथ वाले साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बस दो चीजें पता है दैट इज मोर देन इनफ। और थर्ड चीज कि वॉन कॉमन क्रेटर है कहां पे, तो मून के ऊपर प्रेजेंट है। अगर आपको तीन चीजें पता है दैट इज मोर देन इनफ, और आपको कुछ भी पता नहीं होना चाहिए वॉन कॉमन क्रेटर के बारे में। इससे ज्यादा यूपीएससी आपसे कुछ भी पूछ नहीं सकता है, आपसे ज्यादा इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। फाइनली लेट्स टॉक समथिंग अबाउट चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइना की जो अपनी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में बात करते हैं। नो देखिए इंडिया का हम जानते हैं, इंडिया का जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, इसरो। यूएसए वाले का नाम क्या है, नासा। सिमिलरली जो चाइना का है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये एक टाइप का गवर्नमेंट एजेंसी है जो चाइना की गवर्नमेंट खुद रन करती है। सेकंड चीज, जितने भी चाइना का इंटरनेशनल स्पेस कॉर्पोरेशन होता है, कोई भी सिविल स्पेस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दैट एवरीथिंग इज डायरेक्टली रन बाय चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सिमिलरली कोई अगर फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए कोई चाइना का अगर कोई मतलब सैटेलाइट ऊपर जा रहा है, साथ में अगर कोई दूसरी कंट्री का सैटेलाइट भी ऊपर जाएगा, तो एवरी सिंगल थिंग, कोई भी कॉर्पोरेशन वगैरह, कोई भी कुछ भी मतलब बेसिकली स्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा ना, वो सब कुछ सीएनएसए ही करता है। नेक्स्ट इज ये वहां की जो मतलब चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है उसके अंदर काम आता है। हमारा इसरो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, जस्ट रिमेंबर, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है, बट चाइना का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। एंड फाइनली उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज हाइदियान। हाइदियान के अंदर ये चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेजेंट है। नाउ दैट्स ऑल यू मस्ट रिमेंबर अबाउट ग्लास स्फीयर्स के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है कि एग्जैक्टली हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स एंड डेटास कि इंडिया का जो एफडीआई है पिछले 9 महीनों के अंदर किस तरीके से मूव आउट हुआ है। नो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। सबसे पहले तो देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल से दिसंबर। नो व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन को समझते हैं। जो हमारा 2021-22 जिस फाइनेंशियल ईयर में हम राइट नाउ प्रेजेंट है, हम जानते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ था, राइट। 2021 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि अगले महीने लास्ट जो डेट होने वाला है 31 मार्च होगा, उस दिन हमारा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। सो एनी फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया राइट नाउ स्टार्ट्स विद 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, समझते हैं। अब अप्रैल से लेकर के मार्च तक तो हमारा 12 महीने हो गए, राइट। 12 महीने का मतलब है 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, मतलब 3 मंथ्स दे कंबाइन टू फॉर्म 1 क्वार्टर, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे टोटल 12 महीने, इसका मतलब कि टोटल 4 क्वार्टर प्रेजेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, क्वार्टर 1 जो होता है, दैट मूव्स फ्रॉम अप्रैल, और अप्रैल से मई, जून, जुलाई, तो 3 महीने, ठीक है। जस्ट रिमेंबर 3 महीनों का फर्स्ट क्वार्टर होता है। सिमिलरली क्वार्टर 2 जो होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है
एंड मूव टू अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। और थर्ड सिमिलर जो अक्टूबर जो क्वार्टर थर्ड होता है इट मूव्स ऑन टू दिसंबर। तो जुलाई, अक्टूबर और जो दिसंबर है ये तीनों ऐसे मतलब एरियाज होते हैं जहां पर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 खत्म होता है। तो क्वार्टर 4 जो होता है, जो हमारा अभी जो रिसेंटली हम जिसमें चल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम जनवरी से लेकर के मार्च तक, जो कि जनवरी से मार्च 2022 वाला है, जो इसका फोर्थ क्वार्टर चल रहा है। तो फोर्थ क्वार्टर हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे हम जानते हैं ऑब्वियसली अभी हम फरवरी के अंदर है, तो मार्च तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब हमारा फोर्थ क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू सी द डेटा ऑफ फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल से दिसंबर। आई होप आपको ये चीज में क्लियर नहीं होगा, मतलब ये चीज में कोई डाउट नहीं होगा कि एक्जैक्टली हम अप्रैल से दिसंबर ही क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वार्टर्स का डेटा यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। ऑलराइट, अब हम डेटा को समझते हैं एक्जैक्टली हुआ क्या। नाउ रिसेंटली हमारी एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड। जस्ट रिमेंबर इट, इसको आप रेटिफाई कर लीजिए कि जो हमारा FDI का जो भी डेटा वगैरह होता है दैट इज एक्चुअली पब्लिश बाय DPIIT। तो उसने रिसेंटली ये पब्लिश किया कि पिछले 9 महीने यानी कि पिछले 3 क्वार्टर के अंदर अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में हमारा जो टोटल FDI था, देखिए FDI की डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं FDI के 3 कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, सेकंड FDI का सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इक्विटी इनफ्लोज एंड थर्ड इज कॉल्ड एज अदर कैपिटल। ये 3 पार्ट्स होते हैं FDI के। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी इनफ्लोज, ठीक है। ये जितना ज्यादा होता है हमारा FDI उतना ज्यादा होता है। सिमिलरली जो हमारा रिसेंट जो इक्विटी इनफ्लोज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया है बाय ऑलमोस्ट 16% और वो रिड्यूस होकर 43 बिलियन के आसपास आ गया है। मतलब फिर समझिए, इक्विटी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितने पैसा हमारी कंपनीज के अंदर आ रहा है, मतलब बाहर की कंपनी के द्वारा कितना पैसा आ रहा है। तो पिछले साल सेम पीरियड के अंदर हमारा जो इक्विटी था दैट वाज अराउंड 51 बिलियन, मतलब 51 बिलियन डॉलर रुपए जो है हमारी कंट्री के अंदर आए थे। बट वो चीज क्या हुआ, रिड्यूस होके इस साल सिर्फ 43 बिलियन US डॉलर्स ही आए हैं। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है। नाउ सिमिलरली अगर हम टोटल FDI के बारे में बात करें, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर FDI पिछले 9 महीनों के अंदर। अगर हम एंटायर यानी कि री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, इक्विटी इनफ्लोज और अदर कैपिटल तीनों को अगर हम कंबाइन कर दे और तब हम FDI को समझने की कोशिश करें, तो इस साल हमारा टोटल FDI आया है 60 बिलियन डॉलर्स का, जस्ट ओनली 60 बिलियन डॉलर्स। और लास्ट ईयर सेम पीरियड में हमारा जो आया था दैट वाज ऑफ 67 बिलियन डॉलर्स। मतलब क्या है, हमारा टोटल FDI भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ, जो हमारा इक्विटी इनफ्लो है वो भी हमारे यहाँ पे रिड्यूस हुआ। तो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली क्लियर समझ आ रही है कि एक्जैक्टली इक्विटी इनफ्लो हमारा किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम FDI, और दोनों ही यहाँ पर हमारे धीरे धीरे रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए हैं। मेन रीजन आप यहाँ पर कोविड कह सकते हैं, जो डिफरेंट वगैरह जो इश्यूज वगैरह चल रही है वर्ल्ड में वो सब कह सकते हैं, ठीक है। नाउ समझते हैं थर्ड क्वार्टर के बारे में। थर्ड क्वार्टर जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 के बीच में स्टार्ट होता है, आपको याद है थर्ड क्वार्टर मैंने आपको बताया था अक्टूबर से स्टार्ट होता है दिसंबर तक। नाउ इस बीच में जो हमारा इक्विटी था वो फिर से डिक्लाइन होता है। कितना डिक्लाइन होता है, नो वन इज गोइंग टू आस्क, बस आपको ध्यान रखना। देखिए लास्ट ईयर हमने इसमें अराउंड 21 US बिलियन जो हमें मिला था, हमें इतना इक्विटी आया था, बट इस साल हमें इसका आधा ही मिला है, ऑलमोस्ट सिर्फ 12 बिलियन मिला है। सिमिलरली अगर आप टोटल FDI के बारे में बात करेंगे तो लास्ट ईयर हम 26 बिलियन के आसपास थे थर्ड क्वार्टर के अंदर, बट वो भी हमारा रिड्यूस हो गया। देखिए ये हम डेटा बेसिकली कंपैरिजन का डेटा देख रहे हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी टाइप डेटा बिकॉज ये डेटा लगातार चेंज होते जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड याद रखना है कि पिछले 9 महीने के अंदर एक्जैक्टली हुआ क्या है, क्या हमारा FDI इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उतना ही कांस्टेंट रहा है। तो हमारा हर चीज आपको ध्यान रखना, हर एवरी सिंगल थिंग इज डिक्रीज। FDI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंख बंद करके सिंपल डिक्रीज के ऑप्शन पे मारना है। द सिंपल मतलब आंसर इज कि हर चीज हमारी धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, स्पेशली इन द 9 मंथ्स, इन द लास्ट 9 मंथ्स। ऑलराइट, ये हो गया हमारा इंडिया स्पेसिफिक चीजें। अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड स्पेसिफिक चीजें देखते हैं कि एक्जैक्टली अगर इंडिया डिक्लाइन हुआ है तो फर्स्ट पे कौन है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके कंट्री में सबसे ज्यादा FDI है। तो फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे USA, थर्ड पे मॉरिशस, फोर्थ पे केमन आइलैंड्स एंड फिफ्थ पे वी हैव नीदरलैंड्स। जस्ट रिमेंबर द टॉप 3। फर्स्ट पे वी हैव सिंगापुर, सेकंड पे वी हैव USA एंड थर्ड पे वी हैव मॉरिशस। नाउ क्वेश्चन आपसे आएगा फर्स्ट 3 के बारे में, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। जस्ट रिमेंबर सिंगापुर, US एंड मॉरिशस, ये आपका पिछले लास्ट 9 मंथ्स का डेटा है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा पैसा आया। सबसे ज्यादा पैसा हमारा जो FDI के अंदर आया, देखिए ऑल्दो हमारे पैसा कम हुआ है बट पैसा आया तो है ना, राइट। तो जो पैसा आया है उसमें सबसे ज्यादा कहां पर गया है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो हमारा आया है दैट हैज गॉन टू हार्डवेयर एंड जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उस चीज के अंदर। मतलब दूसरे कंट्री के जो लोग हैं उन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर सेंड किया इंडिया के अंदर, दैट हैज बीन इन जो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है दैट हैज बीन इन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सेकंड नंबर पे वी हैव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें अभी आपको याद होगा टेस्ला रिसेंटली आया था इंडिया के अंदर, एलन मस्क वाली कंपनी। और थर्ड चीज वी हैव सर्विसेज सेक्टर। सो फर्स्ट पे वी हैव हार्डवेयर, यानी सिंपल वर्ड्स में सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं। सेकंड पे वी हैव ऑटोमोबाइल्स एंड थर्ड पे वी हैव सर्विसेज। नाउ यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ पर पीछे हमने देखा यहाँ पर जो टॉप की कंट्रीज हैं, वी हैव सिंगापुर, वी हैव USA एंड वी हैव मॉरिशस, ठीक है। और देन यू मस्ट रिमेंबर कि इंडिया के अंदर कौन कौन से यहाँ पर वो है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फर्स्ट पे, सेकंड नंबर पे है ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स वगैरह, और थर्ड नंबर पे वी हैव सर्विसेज सेक्टर। तो दिस इज द 6 थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली क्लियर हो गई। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक अ बिट अबाउट DPIIT।
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, ये वो बॉडी है जो कि हमारे जो डिफरेंट डेटास वगैरह निकालती है। जैसा हमने रिसेंटली देखा एफडीआई का रिलेटेड जो भी डेटा वगैरह होता है वो डीपीआईटी निकालता है। नाउ दिस डीपीआईटी वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन और उसका फॉर्मुलेशन सब कुछ प्रॉपर्ली चेक करना, किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर चीज को प्रॉपर्ली चेक करना। नेक्स्ट इज उस हमारी कंट्री का टोटल सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हमारा सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी नेशनल प्रैक्टिस क्या है, हर एक चीज को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना, कुछ ऐसे प्रमोशंस बनाना जो कि हमारी कंट्री को सोशल फील्ड में भी हेल्प कर सकते हैं, इकोनॉमिक फील्ड में भी हेल्प कर सकते हैं, उन चीजों को सस्टेन करने में ये चीजें हेल्प करता है डीपीआईटी। नेक्स्ट चीज जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, देखिए जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल दोज इंडस्ट्रीज जो कि रेलवे के कोचेस वगैरह बनाती है, जो रेलवे के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, रेलवे की चीजें बनाती है, राइट। सिमिलरली जैसे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स विल बी रिस्पांसिबल टू ऑल दोज इंडस्ट्रीज जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीजें बनाती है, वेपन्स बनाती है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज रिस्पांसिबल टू ऑल दोज जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, गाड़ियां बनाती है। तो आप समझ रहे हैं जो हर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री है दे आर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर खुद का इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अपने खुद की इंडस्ट्री को देखेगी, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अपने खुद को देखेगी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अपने खुद को देखेगी। बट जो हमारा डीपीआईआईटी है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ट्रेड यानी जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है हमारा, इट विल लुक एट द ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब सारे के सारे जितने भी हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है सबको एक जगह पर बैठाएगी, उसके बाद सबके बारे में समझेगी, दैट विल बी डीपीआईआईटी। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली कंसेप्चुअली क्लियर हो गई कि एक्जैक्टली डीपीआईटी का फंक्शन बाकी जितने भी मिनिस्ट्रीज है उनसे डिफरेंट कैसे है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज के लिए कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अल्बानिया। नाउ अल्बानिया न्यूज में क्यों है आप जानते हैं, यूएस अल्बानिया ने रिसेंटली रशिया के ऊपर वोटिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अल्बानिया की नेबरिंग कंट्रीज क्यों कौन कौन से हैं, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन कि यूएन चैप्टर 7 क्या है, इस चीज को रिसेंटली इन्वोक किया गया था बाय यूएसए, तो क्या है एक्जैक्टली यूएन चैप्टर 7। थर्ड क्वेश्चन तो इंडिया का जो इंडियन रेलवेज का जो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है उस एक्जैक्टली कहां बिल्ड किया जा रहा है इसको। फोर्थ क्वेश्चन है जो भेल नाम की जो बॉडी है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये ऑटोनोमस है, फिर अगर मिनिस्ट्री के अंदर है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज रोवर ऑन द फार साइड ऑफ द मून, नेम क्या है उसका। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेटर ऑफ द मून जहां पर चाइनीज रोवर ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द टॉप 3 कंट्रीज विद हाईएस्ट एफडीआईज इन 2021-22 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर राइट नाउ यानी कि थर्ड क्वार्टर तक का। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द टॉप 3 सेक्टर्स इन इंडिया जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लोज आ रहे हैं इन द रिसेंट फाइनेंशियल ईयर। ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इल फेमस फॉर। इल फेमस का मतलब होता है कि फेमस तो है बट अच्छी चीजों के लिए फेमस नहीं है। तो चेर्नोबिल में क्या हुआ था आपको याद है 1986 के अंदर देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट जिसके कारण जो उसका रिएक्टर नंबर 4 था वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है और उसका जितना भी रेडियोएक्टिव वेस्ट था दैट एक्चुअली स्प्रेड टू एंटायर यूरोप। उसके कारण पूरा यूरोप जो था इसके डायरेक्टली इफेक्ट के अंदर आ गया। सेकंड क्वेश्चन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग डेवलप्ड बाय बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नाउ देखिए इसमें अपने में से बहुत लोगों ने आंसर लिखा हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन लाइन कौन सा था, ठीक है। तो आपको देखिए अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करेंगे तो देयर हैज बीन 2 प्लेसेस, फर्स्ट इज इंडिया के अंदर मुजफ्फरपुर एंड सेकंड इज धाल के बाद। तो इन दोनों के बीच का जो लाइन था ना दैट इज ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज इसका आंसर बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर धाल के बाद लाइन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ऑलराइट थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ रिवर वाटर इज बीइंग यूज्ड इन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो नेचुरल फ्लो को यूज करते हैं, ठीक है, नेचुरल फ्लो। ऑलराइट दो टाइप के फ्लोज होते हैं, वन इज कॉल्ड स्टोरेज फ्लो एंड सेकंड इज कॉल्ड रन ऑफ द रिवर। तो स्टोरेज फ्लो के अंदर आपको याद है एक पहले डैम बनाया जाता है, देन उस डैम के अंदर पानी को भरा जाता है, पानी को भरने के बाद उसको एक हाई स्पीड से ऊपर से नीचे फेंका जाता है और नीचे यहाँ पर टरबाइन होती है उसको घुमाया जाता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको डिस्कॉम के अंदर सेंड कर दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में रन ऑफ द रिवर क्या होता है, सिंपल अगर रिवर यहाँ पे मूव कर रही है तो रिवर के अंदर ही फ्लो के अंदर यहाँ पे टरबाइन लगाया जाता है, टरबाइन घूमता है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको सिंपली सेंड कर दिया जाता है। तो जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है दैट इज कंपैरेटिवली इजियर टू एस्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाषा संगम ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय whom। नाउ पहली बात तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, साथ में देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज माई गॉव इंडिया, ठीक है कि माई गवर्नमेंट इंडिया, उन दोनों ने साथ में मिलकर इस चीज को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हिच आर द लेटेस्ट लैंग्वेजेस टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस हैं जिनको रिसेंटली यहाँ पर ऐड किया गया है, दैट इज बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली, ये 4 है। इनको ऐड किसे किया गया था आपको याद है 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 के अंदर आया था, उसके थ्रू उसको ऐड किया गया था। नाउ एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था 1950 के अंदर, उसमें उस टाइम हमारे कितने लैंग्वेजेस थे टोटल 8th शेड्यूल के अंदर, देयर वर टोटल 14 लैंग्वेजेस, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। ऑलराइट द फाइनल क्वेश्चन वाज कि साइक्लोन एमनाती हैज रिसेंटली हिट व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आंसर इज मैडागास्कर। रिमेंबर मैडागास्कर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट साइक्लोन्स आई है, उसके अंदर जो रिसेंट साइक्लोन आई है जिसका नाम है एमनाती। ये था हमारा सारा डिस्कशन जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस एंड सारे टॉपिक्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट सो ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।